दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम सद्या संगीता जी हैं, जो एक बहुत अच्छी सिंगर हैं। जब मुझे पता चला इनके बारे में कि अपने आप आवाज़ के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करती हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ाने का काम करती हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं संगीता जी से मिलकर के उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो आज हमारे बीच में हैं संगीता जी। आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को जो बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो हमारे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि आज राही जी हमारे नए मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं, तो सवालों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, और करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम संगीता डॉक्टर हेमराज सिंह चंद्रावल है और मैं प्रॉपर विदिशा से बिलोंग करती हूँ। जी, अब बात आती है कि बाबा साहब के जो मूल बिंदु हैं। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी। तो सबसे बड़ी बात तो शिक्षा की आती है। और जब मुझे पता चला कि आपकी डिग्रियों के बारे में कि हो सकता कि मेरी उंगली भी कम पड़ सकती हैं, इतनी आपने डिग्रियां ले रखी हैं, तो मेरे दर्शकों को आप अपनी डिग्री के बारे में जरूर बता दें। जी बिल्कुल। मेरी शादी हो गई थी 11th में जी, और 11th के बाद जब आप कौन सी क्लास में थी? 11th पढ़ती थी जब मैं शादी हो गई थी। जी। 11th के बाद मैंने 12th मम्मी पापा के यहाँ से किया। छोटा सा कस्बा है मेरा, मंडी आमरा। जी। इसके बाद और मेरे पापा जी का नाम है मोहन लाल जी सुमन, मंडी आमरा के नाम से उनको सब लोग जानते हैं। जी जी जी। और इसके बाद मुझे मिस्टर का सहयोग मिला, तो मेरी दिली तमन्ना से ज्यादा उनकी तमन्ना रही कि मुझे पढ़ाया जाए। तो उन्होंने मेरे जीवन में बहुत मतलब पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। अपनी खुद की कमाई से मुझे पढ़ाया और अभी भी मैं पढ़ती हूँ। अच्छा। तो शादी के बाद मैंने 12th करने के बाद BA किया, फिर मैंने DCA किया 1 साल का डिप्लोमा। इसके बाद मैंने LLB किया। फिर बीच में थोड़ी सी समस्या आ गई तो मैंने उसको पोस्टपोन किया। LLB को मेरा ऑपरेशन हुआ, गुड़िया थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया। फिर इसके बाद मैंने योगा साइंस किया, होम साइंस किया, होटल मैनेजमेंट किया, उसको कहते हैं टूरिस्ट एंड होटल मैनेजमेंट कोर्स, 1 साल का डिप्लोमा रहता है। फिर MSW किया मैंने, और इसके बाद फिर मैंने B.Ed किया। बोले टीचर के लिए भाई B.Ed सबसे ज्यादा जरूरी है, और एक गृहिणी महिला के लिए अधिकतर भाई टीचर की जॉब ज्यादा सूटेबल होती है और बढ़िया भी रहती है। इस चक्कर में मैंने B.Ed किया। फिर B.Ed करने के बाद मैंने अभी प्रॉपर में मेरा M.Ed चल रहा है। जी। तो संगीता जी, आपने जब इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, और कहीं ना कहीं मैंने बहुत इंटरव्यू ऐसे दिखाए हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि राय जी मुझे कहीं ना कहीं जॉब की ज़रूरत है, और लोग बाग 1-8 डिग्रियां लेने के बाद और वो जॉब में पकड़ने लगते हैं। और आपने इतनी डिग्री करने के बाद भी तो आपने कभी लालंचित नहीं हुई कि मुझे सर्विस मिले। क्या है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए तो सोचा कि मतलब जो भी व्यक्ति है, अदरवाइज मैं हूँ या कोई भी हो, तो पढ़ाई ही इस माध्यम से करता है कि मुझे रोजगार मिले। जी। लेकिन आज ये दुर्भाग्य की बात है कि मेरी इतनी डिग्री होते हुए भी मेरे पास रोजगार नहीं है। मैंने स्वयं की एक शॉप डाली है अपनी बच्चियों के नाम पे, और क्या सरकारी जॉब मतलब नहीं लगी। इस चक्कर में मैंने मतलब अपनी खुद का रोजगार डाला। भाई ना करने से कुछ करो, सही बात है, वो अच्छा है, करना चाहिए। और वास्तविक मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, एक वास्तविक सरकार ऐसी बैठी है कि मेरे साथ साथ करोड़ों लोगों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी मतलब रोजगार कुल मिला के मध्य प्रदेश से खत्म है, समझ लो आप।
इसलिए मेरे जैसी कई महिलाएं आज गृहिणी बनकर कुछ अपना धंधा कर रही हैं। कुछ तो बेचारी जॉब नहीं लग रही। मेरा भी वर्ग 2 मतलब क्वालिफाई है हिंदी से, फिर भी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। और मतलब मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर में मैंने जॉब ली थी, तो वो 4-5 महीने के बाद मतलब पोस्टपोन हो गई। वो टेंडर बेस पे था, टेंडर चला गया तो मेरी जॉब छूट गई। इसलिए मैंने अपनी छोटी शॉप आयुषी वंशिका के चलो आगे बढ़ते हैं। डाली है। कहीं ना कहीं आपके अंदर टैलेंट है। और जब कल मैंने मंच के माध्यम से आपको देखा और वहाँ पे जो कविता आप अपनी लेखनी में आपने वहाँ प्रसारित की, तब मुझे लगा कि संगीता के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छिपा हुआ है। तो लगता है कि आपको लेखनी का भी शौक है। हाँ। तो शौक के बारे में बताएं आप। मेरे को मतलब लेखनी का शौक पहले नहीं था। एक दिन मेरे पतिदेव ने कहा, पहले वो लिखते थे जी, तो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ भी लिखने के लिए थोड़ी सी हिम्मत और विचारधारा की आवश्यकता होती है। आप कभी कुछ लिख नहीं सकते। मैंने करना ही ऐसी कोई बात नहीं है, यदि प्रयास करें तो लिखेंगे। तो लिखने की मेन प्रेरणा जो थी मुझे मेरे मिस्टर से मिली है। जी। तो मेरे दर्शकों को कुछ कविता सुनाएगी? जी बिल्कुल, सुनाइए। तो आप बताइए किसके बारे में? मिशन के बारे में सुना दीजिएगा। मिशन के बारे में? जी। पार्टी के बारे में? पार्टी के बारे, मिशन के बारे में सुना दीजिएगा। महापुरुषों के बारे में सुना दीजिएगा। या कोई ऐसी आपके पास कविता हो जिससे कम से कम लोगों को लगे कि संगीता जी ने कुछ अच्छी कविता सुनाई। नहीं, मैं तो अधिकतर जैसे वो जैसे पार्टी के लेवल में काम करती हूँ, तो उनके लिए ज्यादा। चलो सुना दो, कोई बात नहीं, चलेगा। तो अभी मतलब मैंने मोदी जी के खिलाफ में और सरकार के खिलाफ में मतलब एक कविता लिखी थी स्वयं। उसमें थोड़ा सहयोग मेरे पापा जी ने किया और मैंने मतलब लिखने की अधिकतर प्रेरणा वही देते हैं मेरे को। और साथ में सहयोग करते हैं। सिंगिंग का भी शौक मेरा परंपरागत है, उन्हीं से विरासत में मिला है मेरे को। और क्या, और मतलब दहेज पे, वनस्पति पे ऐसी चीजें लिखती हूँ मैं अधिकतर। तो दहेज पे सुना दो। दहेज पे ठीक है, सिंगिंग की मतलब नहीं, वैसे सुना दो कविता के रूप में। अच्छा, कविता के रूप में कि आज काल की चलन चली है, थोड़ी सी बुंदेली में मिक्स है। जी। कि आज काल की चलन चली है, मांग करत लड़का, आज काल की चलन चली है, मांग करत लड़का वाले, आफत में बिटिया वाले। फिर ये एक पिता की व्यथा है, आगे लिखा उसमें कि घर में बिटिया हो गई सयानी, बाप ने छोड़े भोजन पानी। घर में बिटिया हो गई सयानी, बाप ने छोड़े भोजन पानी, और मुश्किल से तो चलत गुजारो। क्योंकि एक गरीब बाप की व्यथा है कि मुश्किल से तो चलत गुजारो, मांगो है सौदा सारो, आफत में बिटिया वारो। वर्तमान सरकार में महंगाई इतनी है कि बिना दहेज के आज कोई शादी नहीं हो रही है। इसलिए कि एक मध्यम वर्ग का परिवार भी है, तो भाई उसकी यदि लड़की है तो उसे भाई सबसे पहले मोटरसाइकिल जरूर देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सोना चांदी हर चीज, मतलब महंगाई आसमान छू रही है और व्यक्ति की कमर तोड़ कर रख दी इस महंगाई। क्या कहना चाहेंगे आप? तो महंगाई, आने वाली कोई भी सरकारें जब भारत में बैठे तो सबसे पहले वो महंगाई पे अंकुश लगाएं और रोजगार दें। किसी को फ्री का राशन पानी देने की लत ना लगाएं। आप तो रोजगार दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए फ्री का राशन पानी। वेतन दे दीजिएगा बस, वेतन आप मत दीजिए। आप इतनी योजनाएं निकाल रहे हैं, मतलब 1000 रुपया मत दीजिए आप, लेकिन आप महंगाई पे अंकुश लगाइए। आदि मत बनाइए व्यक्ति। हराम की नहीं दे तो 1000 रहे, खर्चा मेरा 2000 2000 और 5000, मतलब हराम की खाने की लत मत दीजिए व्यक्ति। आमदनी 58 रुपया, आमदनी 58 और खर्चा रुपया, उससे क्या होता है? आप तो रोजगार दीजिए। हम तो ये कहते हैं अधिकतर आप महिलाओं को रोजगार क्या इसको कविता के रूप में कह सकती हैं? काय के लिए? दहेज के, जैसे दहेज के ऊपर बताई ना। हाँ। तो अभी जो महंगाई इतनी चल रही है, हाँ। तो महंगाई के बारे में कहेंगे कुछ? महंगाई के लिए बिल्कुल कविता के बारे में जी सुनाओ। कि दिन दिन महंगे होत सिलेंडर, सबसे पहले गैस पे लाते हैं। जी, कि दिन दिन महंगे होत सिलेंडर, चूल्हे घरे जलन नहीं दे, और भैया जीएसटी व्यापार चाट गई तो कोनो काम कर नहीं दे। ऐसा कर दिया भारत देश, ऐसा कर दिया भारत देश। और फार्म सबई नौकरी वाले, फार्म
सभी नौकरी वाले रुपया बिना भरन नहीं देत, 10% लेत नेताजी, नहीं तर सड़क डरन नहीं देत। ऐसा कर दिया भारत देश, ऐसा कर दिया भारत देश। और आगे बताएं, और सुना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि मोदी ने क्या चाल चली है, पुराने नोट चलन नहीं देत और सुख से हमें जीवन नहीं देत। तो आगे कहना है कि देखो मोदी जी के खेल, देखो मोदी जी के खेल, दिन दिन महंगा हो रहा तेल जी। और सारे वाहन हो गए फेल। अब का धर ले भैया योगी जी जैसो साधु भेष, ऐसो ही तो कर दो भारत देश, ऐसो कर दो भारत। मोदी ने क्या चाल चली है, पुराने नोट चलन नहीं देत और सुख से हमें जीवन नहीं देत। फिर लास्ट में कहना है कि कहा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और व्यक्ति कहीं इस सपने को लेकर सोता था कि कभी हमारे खाते में 15 लाख आए, और जब वो नहीं आए तो व्यक्ति की मनोधारणा व्यक्त करती हूँ अपनी कविता के माध्यम से। और कहना है कि सूख गई सपनों की बगिया, जब 15 लाख नहीं आए, व्यक्ति ने सपने देखे और जब नहीं आए तो उसकी व्यथा, मन उसका क्या कह रहा है एक आम आदमी का, कि सूख गई सपनों की बगिया और सूखी बेल फरन नहीं दे, और भैया झूठे जीवन बीमा करा दे तो सुख से हमें मरण नहीं देते। ऐसा कर लो भारत देश। मोदी ने क्या चाल चली है, पुराने नोट चलन नहीं दे और सुख से हमें जीवन नहीं देते। अच्छा संगीता जी, जैसे आपने लगता है कि कम से कम 8-10 डिग्रियां कर चुकी हैं, तो आपके पास 2 बच्चियां हैं अभी वर्तमान में, तो आगे उनके लिए क्या सोचा है? उन्हें कितनी डिग्रियां कराएंगे आप आगे? अब ये तो उनकी क्षमता पे डिपेंड करता है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग चीजें। आप तो पीछे नहीं हटेगी ना उनको पढ़ाने? नहीं, ना मैं हटूंगी ना मेरे मिस्टर हटेंगे। जी जी, इतना विश्वास है मुझे। जब आपको पढ़ाने में उन्होंने पूरी जान लगा दी तो हमें लग रहा है जो व्यक्ति पत्नी को पढ़ा सकता है वो बच्चियों को सही को क्यों नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपके अंदर महापुरुषों की विचारधारा कब से आई? जब हम लोग मिशन से जुड़े जी। और मतलब बाबा साहब के बारे में तो हम लोगों ने मतलब बचपन से पापा जी बताते थे, शादी के बाद फिर इन्होंने फोकस किया। और हम मतलब मैं वैसे बहुजन स्वयं सेवक संघ से मध्य प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बाबा साहब के मिशन को लेकर और बता दीजिएगा कि अभी तक आपके पास कितने पद हैं, बताना होगा। रविदास सेवा समिति से मतलब ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ और बहुजन स्वयं सेवक संघ से मध्य प्रदेश विंग हूँ, मध्य प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ, और कांग्रेस से महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष विदिशा हूँ, और भारतीय भीमसेना मोर्चा से जिला अध्यक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है कि डिग्रियों के साथ साथ में संगीता जी ने अपने पद भी इकट्ठे कर लिए हैं। तो अच्छा, जब आप और मेरी एक खासियत है, मैं कभी किसी व्यक्ति से ये नहीं कहती कि आप मुझे पद दीजिए। मेरा मानना रहता है मेरे में क्वालिटी होगी तो पद चलकर खुद आएंगे। मैं चल करके आए हैं आपके पास। मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे इस पद की लालसा है। अच्छा, जब आप ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभार जाती हैं, हाँ, तो क्या महिलाओं को समझाने का काम करती हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरा मतलब समाज को जगाने का काम जो रहता है, उनमें अधिकतर मैं महिलाओं को बाहर निकाल के लाती हूँ। मैं उनको अपने बाबा साहब के बारे में बताती हूँ। ये बताती हूँ कि आज आपको यदि संपत्ति में पति की पिता की संपत्ति में अधिकार मिला तो बाबा साहब ने इसके लिए संघर्ष किया। वो हिंदू कोड बिल लेके आए, नारियों को सम्मान दिया पढ़ने लिखने का, नारियां किसी भी कास्ट की हों, लेकिन एक बाबा साहब की देनगी है कि आप पढ़ सकती हूँ। आज आपके सिर से इस घूंघट के का पर्दा कहीं हद तक हटा है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हो, क्योंकि जिन घरों की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती उन घरों का भविष्य अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब तक मेरी बहन बेटियां अपने चूल्हे से निकल करके नहीं आएगी संगीता जी, तब तक क्रांति भी नहीं आती है। और बाबा साहब ने तो कहा था कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल दहाड़ेगा। हम उन्हीं के मतलब पद चिन्हों पर लिखा है कि किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिख डाला, किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिख डाला। अरे जिसको रोका जा सका विद्यालय जाने से, उसी ने भारत का संविधान लिख डाला। तो संविधान एक छोटी पूरी बात नहीं है। उन्होंने संविधान जो लिखा, उन्होंने किसी जाति विशेष को नहीं देखा। नहीं देखा। उन्होंने केवल लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत के लोग,
एकता अखंडता का यदि सारा देखने को मिलता है तो वो मात्र संविधान में मिलता है। हम अगर पिछले बैकग्राउंड में चले जाएं तो हो सकता है कि किसी भी महिला किसी भी जात से हो उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने, साहू फूले अम्बेडकर ने यदि काम किया तो सबसे ज्यादा महिलाओं को पढ़ाने, सावित्रीबाई फुले और साहू जी महाराज, उन्होंने 18 से 48 में अगर विद्यालय नहीं खोला होता, जब उन्होंने धर्म के विरुद्ध काम किया तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनके घर वालों को भी बहका दिया कि तुम्हारा बेटा धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है। तब उन्होंने कहा, उनके माँ बाप बोले कि यदि आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो या तो हमको चुनो या फिर अपने स्कूल को चुनो। तो बताइए संगीता जी, किसको चुना था उन्होंने? उन्होंने स्कूल को चुना था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग समाज सेवा का काम करेंगे तो सबसे पहले मुझे घर वालों से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल लड़ना पड़ता ही है। मेरे को जैसे एक शौक लगा सिंगिंग का, तो मेरी सपोर्ट में कोई नहीं था, मेरे पति के अलावा, पिता और पति के अलावा कोई नहीं था। मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी सभी लोग कहते थे ये देखो मतलब जेंट्सों के साथ बैठ के गाना गाती है, इसको परिवार की मर्यादा का ये नहीं है, मतलब ख्याल नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा। लेकिन मैंने उनको समझाया धीरे धीरे, अपनी छवि कायम की, परिवार में की, फिर अपने क्षेत्र में की। हम लोगों को करना होगा। कहते हैं कि जान जज्बों में होती है, बेजान मर्दों में होती है। शेर की पहचान हमेशा कर्मों से होती है। शेर सिंह कभी सिंहासन नहीं बनाता है, जिस पत्थर पे बैठ जाता है वही पत्थर सिंहासन बन जाता है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। कहते हैं कि शान शौकत ईमान न होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान न होता। खुशियां न मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। बहुत मुश्किलों में संविधान लिखा उन्होंने। मेरा भी यही मानना रहता है कि खाता है जो घाव समर में, खाता है जो घाव समर में, उसी का नाम होता है। छिपा इस वेदना में भी अमर वरदान होता है। और सहता है जो चोट छेनी और हथौड़ों की, सहता है जो चोट छेनी और हथौड़ों की, वही पाषाण तो कहीं मंदिर में भगवान होता है। भगवान होता, सही बात। तो कहीं ना कहीं देखो हम लोगों को जरूरत है, हम महापुरुष को कभी नहीं बुला पाएंगे क्योंकि उन्होंने मेरे लिए 4 बच्चों की कुर्बानी दी। उन्होंने वो कष्ट झेले कि हो सकता कि हम लोग कभी नहीं झेल सकते। एक छोटे से बच्चा को, मेरे को अगर कांटा चुभ जाता है तो हम उससे सीने से लगा लेते हैं कि बेटा चुप हो जा, मैं तुझे अस्पताल लेकर के चलता हूँ। और उनके जब राज रतन जी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जब उनका भाई दौड़ करके आया, बोले भीमा कहाँ जा रहे हो? बोले कि राजरतन जी मरे पड़े हुए। उन्होंने कहा कि जाओ राजरतन को तुम फूंकने का काम करो। आज अगर मैं अपने गोल सम्मेलन में नहीं गया तो हो सकता मेरे लाखों राजरतन चले जाएं। बिल्कुल संगीता जी, बहुत बड़ी कुर्बानी महापुरुष की है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि हम रोटी कम खाएं, एक रोटी खाएं, बच्चों को हम पढ़ाएं और बच्चों को फौलादी बनाएं। हमें ऐसा फौलादी बनाना है कि वो अपने जुल्म का बदला खुद चुका दे। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि कहने से नहीं होता कि मेरा 56 इंच का सीना है। रखो आप 56 इंच का, अपने बच्चों में वो जज्बा डालो कि बार हमें इसे लेके चलें कि इसे कहते हैं 56 इंच का यदि सीना आया तो आया कहाँ से? मेरे महापुरुषों के द्वारा आया। बिल्कुल माने तो जो सरकारें बैठी हैं वो इस चीज को माने तो कि ये महापुरुष की देनगी है। आज हम यदि किसी पद पे हैं तो इसका मेन श्रेय तो बाबा साहब को जाता है। आप बताइए, यदि इस देश में मनुस्मृति होती तो एक चाय बेचने वाला व्यक्ति क्या कभी प्रधानमंत्री बन जाता? सही बात। एक जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो सबसे पहले माला बाबा साहब के गले में डाली। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने संविधान में अधिकार नहीं दिया होता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सही बात है। तो आगे आप क्या करेंगी? मेरे दर्शकों को और बता दीजिएगा, क्या प्लान है आपका? आगे सबसे पहले तो मेरा एक सपना है, मुझे कि कौन बनेगा करोड़पति में जाना है। अच्छा, उसमें जाना या मतलब आपके चैनल से मतलब इसमें कुछ हेल्प मिले तो अच्छी बात है। नहीं तो अभी तो मेरे पास समय है, जब तक मैं ओवर एज नहीं होती हूँ
तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जॉब लग जाए, थोड़ा सा मैं अपने भाई पति का हाथ बटा सकूँ, अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकूँ। और यदि इसके बाद जॉब नहीं लगी मेरी 5 साल के बीच में, तो आगे पॉलिटिक्स में जाने का मेरा मन है, तो करूँगी। तो अपने सहेलियों को, महिलाओं को, अपने कैटेगरी को क्या आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे माध्यम से? जी, मैं आपके माध्यम से मतलब महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, आप खुद समस्या परेशानी उठाइए और अपने बच्चों को पढ़ने भेजाइए, और खुद इतनी जागरूक बनिए कि 2 महिलाओं का ध्यान आप अपनी तरफ केंद्रित कर सकें और शिक्षा के लिए उन्हें अग्रसर कर सकें कि भाई पाखंडवाद, रूढ़िवाद इसको खत्म करें आप, क्योंकि पैसा मेरा नाजायज खर्च होता है। हाँ बिल्कुल होता है वो पैसा, और मेरा तो मतलब पाखंडवाद पे अंकुश लगाना मतलब मेन काम होता है। भले ही मैं सिंगर हूँ, हर प्रकार के गाने गाती हूँ, मतलब मान मर्यादा अपने नहीं भाई, गीत तो किसी भी प्रकार का होता है। गीत वो भी होता है जो लोगों को शिक्षा दे, वो भी तो होता है। लोग क्या गजल नहीं गाते हैं? बिल्कुल, गजल में वो भाव होते हैं कि लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाना एक गाना होता है, संगीत संगीत होता है। संगीत में वो ताकत होती है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, वो ताकत होती है। जी बिल्कुल, संगीत तो मतलब किसी भी व्यक्ति को धूल से उठा के सिंहासन तक ले जाने की सीढ़ी होती है। जी, हम लोगों को केवल वो काम नहीं करना है। कहते हैं, किसी ने कहा है कि करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए। करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए, ठोकर दो ना ऐसी कि जिगर का जाम टूट जाए। भीतर अम्बा हसरत लेके बैठी है वह दुनिया, करो ना बेरुखी इतनी कि जीवन का रसी हो जाए। हमें वो काम नहीं करना है, हमें लोगों को जोड़ने का काम करना है। राम कुमार राही जब भी काम करता है, बोलने का काम करता है, केवल एकता, मानवता, संविधान पर बात करता है। पार्टियां हैं, आएंगी चली जाएंगी, सही बात है। और जब भी हम लोग अगर पार्टी के अंदर ज्यादा घुस जाएंगे तो बुराई मिलने के अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों कि हम अगर बीएसपी में हैं तो आप कांग्रेस में हो, दूसरा भाजपा वाला बैठा है। मेरा भी यही मानना रहता है कि आप दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ के जाएं कि दुनिया आपको जाने, बस। तो उसके लिए 2 लाइन कहना है कि जुबा से बात निकल कर कलाम हो जाए, जुबा से बात निकल कर कलाम हो जाए, तुम्हारी मिल्कियत आसमान हो जाए। करो कोई काम जिंदगी में ऐसा, करो कोई काम जिंदगी में ऐसा कि तुम्हारे काम से जमाने में नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। तभी कहा है कि पता नहीं कि जिंदगी का कब घट फूट जाए, जिंदगी का कब घट फूट जाए, ना पता कि जिंदगी में कब शाम हो जाए। मैं तो ऐसा मौका ढूंढता हूँ कब मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। तो हम लोगों को हमेशा एकता, मानवता पर बात करना चाहिए, हमें जोड़ने का काम करना चाहिए, हमें तोड़ना नहीं किसी को। तो संगीता जी, आपने सोशल राही जी, तो आगे क्या आप राजनीति में जब आएंगी जी तो क्या करना चाहेंगी आप? आगे जब मैं मतलब राजनीति में आऊंगी तो मेरा मेन लक्ष्य है कुरवाई विधानसभा से तैयारी करना। जी 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 जी, उसके लिए तो आपको काफी मेहनत करनी होगी, गांव-गांव जाना होगा, समझाना होगा। और एक जमाना वो हुआ करता था जब जो राजनीति में आते थे, राजनीति से पहले वो सोशल वर्क किया करते थे। आपको पहले सोशल वर्क करना होगा, लोगों की मदद के लिए उतरना होगा। कहाँ जहाँ कहीं किसी का शोषण हो रहा है, आपको आवाज लगाना होगा, जब लोग आप तक टूटेंगे। वैसे तो हमारे क्षेत्र में कोई भी मतलब घटना घटित होती है तो मेरे पास जितने पद हैं मैं उनके माध्यम से काम करती हूँ। समाज में जो भी कार्यक्रम होता है आगे आती हूँ, ज्ञापन देती हूँ भाई उनके लिए। अच्छा, सरकार से मांग रखती हूँ कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय मिलना चाहिए। अधिकतर मेरे अभी छोटे स्तर से काम चलते रहते हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं। मीडिया नाम क्यों नहीं दर्शाती भाई? जब तक हम लोग छोटा काम नहीं करेंगे, जैसे कल का कार्यक्रम है उसमें नाम नहीं है जी। हाँ, कल जो कार्यक्रम हुआ था मतलब हम अहवार समाज संघ की तरफ से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरफ से, तो जैसे महिलाएं यदि कार्यक्रम में भागीदारी निभा रही हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आप कहते नहीं भैया महिलाएं बार हमेशा आगे रहती हैं, हम आगे रखते हैं, तो कहना कुछ नहीं होता, करना सब कुछ होता है। यदि महिलाएं आपके साथ सहयोग कर रहे हैं तो आप जैसे पेपर में न्यूज डलवाते हो, निकलवाते हो, तो भाई महिलाओं का नाम भी तो आना चाहिए। लिखवाइए उसमें। कमियां तो रोना तो केवल है ही है कि हम लोग समाज की बातें नहीं कर पाते ना।
कहीं ना कहीं हम लोगों ने दबा के रखा महिलाओं को, और जिसने आगे किया, क्योंकि मैंने देखा है कल का कार्यक्रम जो था पेपर में देखा, किसी भी महिला का नाम नहीं था। 2 महिलाएं तो जिला पंचायत सदस्य थी, उसमें आई थी भाई, उनका हक है उनका नाम लिखना। सही बात भाई वो कुछ संघर्ष करके वहां तक पहुंची हैं जब जिला पंचायत बनी है। एक उषा एडवोकेट जी थी, एक मैं थी, तो इनको नाम देना चाहिए था ना। कोई व्यक्ति समाज के अधिकारी कार्यक्रम करवाता है तो भाई महिलाओं का, जैसे आपका नाम दिया है सब बराबर में महिलाओं का नाम भी तो दो आप पेपर में। जितना ज्यादा महिलाओं का नाम देंगे पार्टियां या सामाजिक संगठन उतने आगे बढ़ेंगे, महिलाएं उतनी एकत्रित होंगी, घर से बाहर निकलेंगी कि भाई हमारी भी तो एक छवि कायम हो रही, हमें चलना चाहिए। अरे हम तो कह रहे हैं कि महिलाओं को हर जगह जाना चाहिए। जब समान अधिकार मिलने लगा, AK-47 उन्हें मिलने लगी, पायलट वो बन गई, आर्मी में वो भर्ती हो रही, पुलिस में वो भर्ती हो रही, रेलगाड़ी वो चला रही, सब तरीके सब उसमें आ रही महिला। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम लोग समान नजरिया रखें। तो आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया संगीता जी, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और 2 लाइन और मैं मतलब पूरे समाज के लिए कहना चाहती हूँ कि नारी नारी ना कहे, नारी नारी ना कहे, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं अम्बेडकर समान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे बीच में आई, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय, जय भीम।